subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार है और मैं SPYM संस्था का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ और पिछले 35 सालों से ये संस्था ड्रग या ड्रग रिलेटेड इश्यूज़ पे काम कर रही है। हम लोगों ने ये काम तब करना शुरू किया था जब हिंदुस्तान में ड्रग के ऊपर कोई जानकारी नहीं थी। लोगों को लगता था कि एक बार कोई अगर ड्रग एडिक्ट हो गया तो वो जीवन भर ड्रग एडिक्ट ही रहेगा और हम लोगों ने उस मिथ को तोड़ने का प्रयास किया। मैंने खुद उसी पे PhD किया और हम लोगों ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां लोगों ने इसके ऊपर बात करना शुरू किया। ये बहुत चैलेंजिंग पीरियड था 1984, 85, 86 का, जिस समय पूरे देश में मुश्किल से एक आध कोई संस्था थी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज जैसे या निमांस जैसे एक दो संस्थाएं ही इस पे काम कर रहे थे। तो ये हमारा एक बिगनिंग था, हम्बल बिगनिंग था, जिसमें खुद हम लोगों ने रिसर्च किया, खुद हम लोगों ने जाना कि ये नशा क्या होता है, नशा कैसे होता है और कौन लोग इसको नशा करते हैं। जब हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया तब पता चला कि जनरली 22, 23, 24 से ज़्यादा के लोग नशा करते थे और जो मिनिमम एज था वो 18 के नीचे जनरली हमें नहीं दिखता था। और इस पीरियड में पिछले 35 सालों में हम लोगों ने करीब 1-1.25 लाख के आसपास लोगों का इलाज किया है और उसमें कंफर्टेबली हम लोग कह सकते हैं कि 60 से 70% लोग नशा छोड़कर अच्छा जीवन जी रहे हैं। मगर हमारा चैलेंज तब शुरू हुआ जब 2010 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने हम लोगों को बुलाया और कहा कि आप उन बच्चों का क्या इलाज कर सकते हैं जो लोग नशा करते हैं। तो मुझे लगा कि 10-5 लोग हैं। देखिए, अब जब 2010 की बात है तो करीब 25 साल हम लोग ऑलरेडी इस सेक्टर में काम कर चुके थे, मगर मुझे भी इस बात का एहसास नहीं था कि हम लोग क्या कमिट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के कहने पे हम लोगों ने बच्चों का ट्रीटमेंट शुरू किया। उसके बाद इस बात का एहसास लगा कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है जिसका कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और एक एक बच्चा ऐसा आता था जो कहता था साहब मैंने 3 मर्डर किया है नशा के लिए, कोई कहता था मैंने साहब बैंक रॉबरी की है, मैंने वो सारा क्राइम, मैं बहुत ज़्यादा क्राइम को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता हूँ, मगर वो सारा क्राइम किया जो एक आम आदमी सोच नहीं सकता है। और उन बच्चों के साथ समस्या ये थी कि वो बच्चे माँ बाप का नहीं सुनते थे, स्कूल के ड्रॉप आउट हो चुके थे, वो बच्चे पुलिस का नहीं सुनते थे और उनको इस बात का एहसास था कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, कुछ मारेगा नहीं, कोई मेरा कोई हार्म नहीं करेगा। विदाउट रियलाइजिंग, उस बात का उनको एहसास नहीं था कि वो सबसे पहले अपना हार्म कर रहे थे और वो धीरे धीरे एक लार्जर गैंग का, एक बड़े गैंग का पार्ट बनते जा रहे थे। तो 2010-2011 में हम लोगों ने सिर्फ मुश्किल से 70-80 बच्चों का इलाज किया, मगर वो सबसे चैलेंजिंग फेज था। चैलेंजिंग फेज इसलिए था कि हम लोग जिनका इलाज करते थे वो सब 18 प्लस के थे। 18 से नीचे वाले बच्चों की समस्याएं अलग थी, उनके चैलेंजेस अलग थे, उनकी परेशानियां अलग थी। और आफ्टर ऑल ये बच्चे थे और उन बच्चों के साथ जब आप काम करने लगते हैं तो चूंकि इसके पहले हम लोगों ने बच्चों के साथ नहीं काम किया था, तो 1 साल हमें लगा इस समझने में, जानने में, और इस बात का एहसास हुआ कि ये बच्चे विक्टिम हैं। ये बच्चे नशा के कारण क्राइम कर रहे हैं, क्राइम के कारण नशा नहीं कर रहे हैं। एडल्ट में उल्टा होता है, एडल्ट में वो क्राइम करते हैं उसके बाद नशा में जाते हैं, मगर यहाँ पे बच्चे नशा करते थे और नशा के लिए क्राइम करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा एक दिन में 2000 से 4000, 5000 तक का नशा करता है। अब 2 से 5000 का जो नशा करता है, मतलब आप इसको समझिए करीब 60,000 से लेके 1.5 लाख रुपए का नशा एक महीने में करता है। और ये अधिकतर गरीब घर के बच्चे हैं, या अगर बड़े घरों के भी बच्चे हैं या मिडिल क्लास के भी जो बच्चे हैं, वो बच्चे फिर घरों में नहीं रहते, माँ बाप बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। तो ये बच्चे धीरे धीरे सड़क पे आ जाते हैं और अगर एक दिन में उनको 5,000 रुपया चाहिए तो उनको कम से कम 15 से 20,000 रुपया वर्थ का क्राइम करना पड़ता है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि एक बच्चा जो नशा करना शुरू किया वो खुद को अपने बर्बाद किया, उसने अपने परिवार को बर्बाद किया और क्राइम के कारण जो ड्रग खरीद रहा है वो अंडरवर्ल्ड को स्ट्रेंथन कर रहा है, सिस्टम को करप्ट कर रहा है, और जिसके घर का जो पैसा गया, ज्वेलरी गया, जनरली ये बच्चे स्नैचिंग में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मारपीट किया
और कई बार जब बच्चे नशे की हालत में लोगों का मर्डर करते हैं तो उस परिवार की स्थिति आप समझिए कितनी बुरी हो जाती है। तो हम लोगों ने जो 2010-2011 के बाद इन चीज़ों को इंटरनलाइज किया और ये रियलाइज़ किया कि ये बच्चे बहुत आसानी से अगर वो ट्रीटमेंट में आ जाते हैं तो वापस फैमिली में रिस्टोर हो जाते हैं। और मेरे पास कम से कम ऐसे 1000 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं जिन बच्चों ने एग्जाम्पलरी काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मुझे याद है हमारा जो पहला एक जो बच्चा था, एक सीबीआई के एसपी का बच्चा था और वो घर से भागा हुआ था और वो अपनी रात सिर्फ ट्रेन में गुजारता था, क्योंकि उसको इस बात का डर होता था कि कोई उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करेगा अगर इधर उधर रहेगा। तो वो ड्रग के लिए क्राइम भी करता था और अपने आप को बचाने के लिए रात भर ट्रेन में, जैसे दिल्ली से वो आगरा, मथुरा, झांसी तक जाता था, नेक्स्ट डे वापस आ जाता था। तो उस बच्चे ने वहाँ से निकल के बहुत बड़ा अच्छा काम किया। एक बच्चा, मैं किसी बच्चे का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वो सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बच्चा नशा में बहुत बुरी तरह लिप्त था, एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हुआ था। वो बच्चा टॉपर था अपने स्कूल का और जब वो ड्रग में आ गया तो उसके माँ बाप की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। उनके माँ बाप ने हमें कांटेक्ट किया कि आप इसकी मदद कीजिए। वो बच्चा मुश्किल से 17-18 साल के आसपास का था। तो 6 महीना मुझे लगा उस बच्चे को हेल्प करने में कि यस, इलाज संभव है और आप इलाज में आइए। और उसके पीछे 8-10 केसेस हो चुके थे और वो बहुत अच्छे संभ्रांत परिवार का बच्चा था। माँ बाप कहते थे इस बच्चे को बस मुझसे हटा दीजिए, नहीं तो मेरे पूरे परिवार की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। वो जहाँ पे काम करते थे, जो सरकारी महकमे में, उनको इस बात का डर होता था कि किसी दिन अखबार में छप जाएगा कि उनका बच्चा ड्रग बेचते हुए पाया गया। आज वो बच्चा इतना अच्छा कर रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सारे बच्चे जब उनको मौका मिलता है, जब स्पेस मिलता है तो उससे बाहर निकलते हैं। दुर्भाग्य ये है कि इन बच्चों के साथ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये बच्चे आखिर बच्चे हैं और इन बच्चों ने क्राइम इसलिए नहीं किया था कि उनको क्राइम करने का शौक था, इसलिए क्राइम किया था कि उसके जो सीनियर्स थे, जो गैंग में इनसे ड्रग का धंधा करवाते थे या चोरी करवाते थे या कोई ऐसा काम करवाते थे जो इन बच्चों को नहीं करना चाहिए था। उन बच्चों को जब हम अपने प्रोग्राम में, हम लोगों ने अपना प्रोग्राम को जब इम्प्रूव किया, लाइफ स्किल दिया, उनके लिए जो कोर्ट में जो केसेस की जो बात होती है, ऑफ कोर्स दिल्ली हाई कोर्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट में फ्री लीगल एड का इंतज़ाम किया हुआ है, तो इन बच्चों को उसका फ़ायदा हुआ। और धीरे धीरे ये सारे बच्चे एक करके, और हर बच्चा हमारे लिए एक नायाब बच्चा है। इसलिए नायाब बच्चा है कि वो अपने माँ बाप का तो है ही, प्लस वो समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो क्राइम में रहेगा तो सोचिए, जब वो 18 प्लस का हो जाता है तो वो फिर हमारे और आपके बाहर निकल जाता है। तो 18 के पहले हम लोग प्रयास करते हैं कि इन बच्चों को क्राइम से बाहर करें, ड्रग से बाहर करें। अधिकतर बच्चे ड्रग के बाहर ही रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पास ट्रीटमेंट उनको 3 से 6 महीने का उनको रहना पड़ता है। बट ट्रीटमेंट का जो फेज़ है वो 3 तरह का फेज़ होता है। एक फेज़ जिसको हम लोग कहते हैं डिटॉक्स का फेज़, जो सबसे आसान फेज़ है, किसी भी हॉस्पिटल में हम डिटॉक्स करवा लेते हैं। मगर डिटॉक्स के बाद का जो फेज़, जो 2 फेज़ है, वो मोस्ट चैलेंजिंग फेज़ है। एक फेज़ जिसको हम लोग कहते हैं हैबिलिटेशन का फेज़। हैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? हैबिलिटेशन का मतलब होता है कि उसको छोटी छोटी चीज़ें बताना, सिखाना, समझाना, जो हम लोग आम परिवार में अपने बच्चों के साथ करते हैं। तो इन बच्चों का चूंकि हैबिलिटेशन ही नहीं हुआ है, तो इसलिए हम रिहैबिलिटेशन की बात नहीं करते हैं। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि पुनर्स्थापित करना। तो जो बच्चा 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का जब वो नशा करना शुरू कर दिया और अपने घर से बाहर निकल गया, क्राइम में लग गया, तो ये इन बच्चों के साथ हमें लिटरली एजुकेशन का काम करना पड़ता है, लिटरेसी का काम करना पड़ता है। इन बच्चों को स्पोर्ट्स पे हमें ध्यान देना पड़ता है। इन बच्चों के साथ जो उनके जो कोर्ट के केसेस हैं उस पे हमें इनकी मदद करनी पड़ती है। इनको वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको वापस हम स्कूल में दाखिला करवाते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, जो बच्चे इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, उनके साथ हम उनको लिंक करते हैं। और लिंक करने के अलावा हम ये इंश्योर करते हैं कि वो बच्चा हमेशा
हम लोग अपने आप को अवेलेबल रखते हैं कि बच्चे को जब भी कोई ज़रूरत है तो हम हर हमेशा उसके लिए अवेलेबल हों। और कई बच्चे ऐसा होता है कि रिलैप्स भी कर जाते हैं। जब वो रिलैप्स करते हैं तो चूंकि हम अवेलेबल हैं तो हम लोग प्रयास ये करते हैं कि उस बच्चे के उन मुद्दों को एड्रेस करें जिन मुद्दों के कारण वो रिलैप्स किया। और बहुत कॉमन रिलैप्स करने का कारण ये है कि जिस वातावरण में वो वापस जाता है उस वातावरण का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इस बच्चे को तैयार करते हैं कि उस वातावरण में अपने आप को नशा के बगैर रहो। और माँ बाप को भी हम लोग ट्रेन करते हैं, ओरिएंट करते हैं, उनको समझाते हैं कि अपने इस बच्चे को कैसे रखना है। मगर जब बच्चा रिलैप्स करता है तो इधर माँ बाप और या फिर उस इलाके का कोई जो हमारे द्वारा ट्रीट किया गया वो या ये बच्चा, इन तीनों में कोई ना कोई हमें इन्फॉर्म करता है। फिर हमारा एक आउटरीच होता है, उस बच्चे को फिर वापस लेकर आते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार वाले हैं कि अपने बच्चे को वापस अपने घर में या परिवार में ले जाने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। वो कहते हैं नहीं 6 महीना साल में इसको यहाँ रहने दीजिए। तो उनके लिए भी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया जिसका नाम है हाफ वे होम। हाफ वे होम का मतलब है कि वो बच्चा ट्रीटमेंट में नहीं है, वो बच्चा हमारे संरक्षण में है, मगर वो सारा काम कर रहा है। क्योंकि कुछ बच्चे वहाँ से स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे अब तो कॉलेज जा रहे हैं, कुछ बच्चे NIOS से ओपन यूनिवर्सिटी या ओपन स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे वहाँ से ही जाके ठेला लगा रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं। मगर उनको इस बात का भरोसा है कि SPYM उनके लिए हर हमेशा साथ दे रही है, तो वो फिर रहते हैं। धीरे धीरे जब उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ मैं ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में वापस जा सकता हूँ और अपने आप को बचा सकता हूँ, और माँ बाप भी तैयार हो जाते हैं, तब इन बच्चों को वापस हम उस माहौल में वापस भेजते हैं। और उसके साथ साथ ये बच्चे अपने उस इलाके के लिए रोल मॉडल होते हैं। क्योंकि दिल्ली में या अभी जो भारत सरकार ने जो बहुत बड़ा सर्वे किया है, उस सर्वे में लाखों बच्चे नशा कर रहे हैं। अब लाखों बच्चों को नशा से निकालना एक इम्पॉर्टेंट काम है, मगर इसके साथ साथ लाखों बच्चे जो नशा करने के अब कगार पे हैं उनको भी तो रोकना है। अगर उनको नहीं रोकेंगे, ये जो फ्लड आ रहा है, जो बाढ़ आ रही है, अगर हम उसको नहीं रोकेंगे तो ये देश बहुत मुश्किल में फंस जाएगा। क्योंकि बच्चों जो एक बिंदास का कॉन्सेप्ट है कि साहब हम क्राइम करेंगे, हमें कोई कुछ करेगा नहीं, हम ड्रग करेंगे और उसके बाद जो करना है हम करते रहेंगे, उससे इन बच्चों को हमें बचाना है। और ये प्रयोग हम लोगों ने चंडीगढ़ पुलिस के साथ चंडीगढ़ में किया और चंडीगढ़ में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखा। इम्पैक्ट क्या था? इम्पैक्ट ये था कि जो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट हो गए थे, स्कूल जाना शुरू कर दिया। जो बच्चे माँ बाप का नहीं सुनते थे, माँ बाप का सुनने लग गए। जो बच्चे क्राइम में थे, उन्होंने क्राइम छोड़ दिया। जो बच्चे क्राइम में से बाहर निकल आए, और ये चंडीगढ़ पुलिस ने अभी मेरे ख्याल से मई में उन्होंने एक अपना 1 साल का डेटा रिलीज़ किया था, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि क्राइम रेट घट गया चंडीगढ़ में, उन इलाकों में जिन इलाकों में बच्चों ने नशा करना बंद किया या कम किया या नशा से बाहर आ गए। तो ये सब एक प्रयोग है, और ये प्रयोग हिंदुस्तान के कम से कम हर जो बड़े शहर है वहाँ करने की ज़रूरत है। और हम लोगों ने इस पूरे पीरियड में वो सारी चीज़ें डेवलप कर ली कि कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्टेट अगर उसको लेना चाहता है तो ले सकता है। और कुछ स्टेट को हम लोगों ने मदद भी किया, और वो स्टेट हमारे कांटेक्ट में हैं। उन लोगों ने बहुत छोटे पैमाने पे काम करना शुरू किया। अब दिक्कत ये है, क्योंकि बच्चों के साथ तो बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, मगर बच्चे जो नशा में हैं उनके साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि इसके चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हैं। क्योंकि ड्रग और क्राइम को जनरली बहुत सारी संस्थाएं झेल नहीं सकती, समझ नहीं सकती हैं। तो हम लोग उन संस्थाओं को भी ट्रेन कर रहे हैं कि एटलीस्ट आप लोग इस पर काम करना शुरू कीजिए। हमारे पास कोई ग्रांट नहीं है हमारे पास, मगर जो फिलांथ्रोपी हैं, जो लोग हमारी मदद करते हैं, उनकी मदद से और दिल्ली गवर्नमेंट की मदद से, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें स्पेस दिया है, और उस स्पेस, अगर वो स्पेस नहीं देते तो हम लोग ये प्रयोग नहीं कर सकते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास हमारा जो साथ है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जुवेनाइल जस्टिस कमेटी का, उन लोगों ने हमें बहुत मेहनत किया, हर स्टेज पे हमारी मदद की, जिसके कारण हम लोगों ने एक पूरा मॉड्यूल डेवलप किया है कि कोई संस्था अगर ड्रग पे काम करना चाहती है, विशेषतः बच्चों के साथ, वो काम करे। 2 और हम लोगों ने इसी में नया प्रोग्राम जोड़ा है, 3 प्रोग्राम इनफैक्ट जोड़ा है। एक प्रोग्राम है जो बच्चे जो क्राइम में नहीं हैं मगर वो नशा में है, और क्राइम के बगैर नशा नहीं होता है, क्योंकि ड्रग लेना अपने आप में क्राइम है। तो उन बच्चों को चूंकि पुलिस ने पकड़ा नहीं, तो उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल एक प्रोग्राम शुरू किया है। हम लोग उसको कहते हैं चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। और एक
तीसरा प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया लड़कियों के लिए, जो लड़कियां नशा के कारण क्राइम में आ रही हैं, वो देह व्यापार में आ रही हैं, उनकी खरीद फरोख्त हो रही है, तो उनके लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सेंटर शुरू किया है। और इन तीनों जगह से बहुत इनकरेजिंग रिपोर्ट हमें आ रहा है, और यही प्रोग्राम हम लोग बहुत सारे स्टेट्स के साथ भी अब इनिशिएट कर रहे हैं। और अभी पिछले 10 सालों में हम लोगों ने करीब 5,700 बच्चों का इलाज किया है, जिसमें लड़कियां भी हैं, और करीब 1.25 लाख के आसपास जो एडल्ट हैं उनका हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है। और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय हमारे यहाँ करीब 400-450 लोग हमारे ट्रीटमेंट प्रोग्राम में हैं, और ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बच्चे स्कूल जा सकते हैं, अधिकतर, मतलब मैं आपको कह सकता हूँ अराउंड 30 to 35% बच्चों का हम लोगों ने वापस स्कूल में दाखिला करवाया है। और दाखिला उतना आसान नहीं है। हम लोगों ने गवर्नमेंट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट से बात किया, नोटिफिकेशन निकलवाया, उस नोटिफिकेशन के कारण स्कूल में उनका दाखिला हुआ। अगर दाखिला के बाद नई समस्या होती है, टीचर, प्रिंसिपल, स्कूल के जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो हम लोग स्कूल के साथ काम करते हैं, स्कूल पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते हैं। उनके टीचर्स का हम लोगों ने बहुत सारा ट्रेनिंग किया, उनका सेंसिटाइजेशन किया, उनके काउंसलर्स का सेंसिटाइजेशन किया। आज से 7-8 साल पहले कुछ ही स्कूल में काउंसलर्स होता था। अगेन ऑनरेबल हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण अब तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल का मतलब है 1 क्लास से 5 क्लास तक, उनमें भी अब काउंसलर्स का इंतज़ाम हुआ। तो उन सारे काउंसलर्स का ट्रेनिंग हम करते हैं, वो SPOM करती है। और उन काउंसलर्स को जब भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है कि कोई बच्चा नशा ले रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा उस बच्चे के साथ क्या करेंगे, फिर हमारा जो काउंसलर है उनकी मदद करता है, उनको हम रीच आउट करते हैं। और उन बच्चों को अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हमारे पास वो बच्चे आते हैं। हमारे पास जो सबसे छोटा बच्चा जो नशा करने वाला है वो 6 साल का हमारे पास आया था। अब आप सोचिए, 6 साल की उम्र में बच्चा अपना निक्कर ठीक से नहीं पहन सकता है, और अब 6 साल 7 साल के बच्चे स्मैक ले रहे हैं, 8 साल 9 साल का बच्चा इंजेक्ट कर रहा है, और जो बच्चा इंजेक्ट कर रहा है उसको HIV भी हो रहा है। हमारे पास अराउंड 15 to 20% जो बच्चे हैं वो बच्चे किसी न किसी दूसरे बीमारियों से ग्रस्त है, जिसमें TB है, HIV है, हेपेटाइटिस C है, और भी बहुत सारी परेशानियाँ। लड़कियों में ये संख्या ज़्यादा है, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो जो जब नशा करती हैं तो अपने लड़कों के अनुपात में ज़्यादा नशा करती हैं, क्योंकि उनको शेम और गिल्ट लड़कों के अपने जो काउंटर पार्ट लड़के हैं उससे ज़्यादा होता है। और उसमें से बहुत सारे बच्चे HIV पॉजिटिव निकलते हैं, क्योंकि वो अपना ड्रग का जो प्रोक्योरमेंट है वो सेक्स रूट के थ्रू वो लेकर आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और इस नंबर तक हम लोगों ने जो रीच आउट किया है, वी आर वेरी हैप्पी कि इतने लोगों को हम लोगों ने हेल्प किया कि वो वापस अपने परिवार के साथ, अपने स्कूल के साथ वापस जुड़ सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.